थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। हाँ जी, क्या हाल चाल है सबके? कैसी तैयारी जा रही है? अब तो आप लोगों की तैयारी अराउंड दी कॉर्नर है। लास्ट लास्ट मंथ है। मलिहा, अब बस जा रही नहीं, अब अपने आप में जितनी तैयारी कर ली है उसमें कॉन्फिडेंट हो। जितना पढ़ लिया है उससे ज्यादा ज्यादा उसको इवेल्युएशन साथ साथ करते जाओ। अभी भी अपना जो है आज से ऑनवर्ड अपना जो भी अपना स्केड्यूल बनाएं और उसके मुताबिक करते जाएं। ये एट द एंड हमें ऐसे ही लगता रहता है, एंड तक के तैयारी नहीं हुई है, तैयारी नहीं हुई है। अभी देखिए, अब आप लोगों के पास तैयारी से ही बात कर रही हूँ। जी, आई एम ओके। आई विल बी, थैंक यू। अब जैसे अब आप लोगों के पास इस साल का जब अभी आपका एमपीटी आया था, वैसे तो आप लोगों की आ गई होगी रुबीना, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आप लोग कितने पानी में हैं या नहीं है। होपफुली 60। अच्छा मोहम्मद इब्रार, आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट देनी है? 66 मार्क्स अगर आपके हैं, ओके, यू आर एबल टू गो इनफ। उम्मीद है कि क्या नाम है, इस मंथ के एंड तक आ जाएगा आपका रिजल्ट। ओके ओके इब्रार। Recording in progress. ओ अच्छा अच्छा। सो होप फॉर द बेस्ट, इतना तो हो गया होगा आपका, इंशाल्लाह इतना क्लियर होगा। तो परेशान ना हो। अपनी ना आप इसको छोड़ दो। अपनी जो नेक्स्ट वाली तैयारी है उसको फुल ऑन प्रॉपरली करना शुरू करो। इसी वो शशुपंज में ना रहो कि हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। ये रखो, इंशाल्लाह हो गया होगा। यू वेलकम। इब्राहिम, जो ऑप्शंस के जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, ऑप्शंस में हमारे पास अगर आप एफपीएससी की वेबसाइट पे भी देखते हैं तो आपके पास तीन चार ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो आप उन ग्रुप्स को जरा एक दफा एनालाइज कर लो, देख लो कि आपने 200 मार्क्स का जो है आपने कौन से पेपर्स लेने हैं, ठीक है। ज्यादातर जो बच्चे जो लेते होते हैं वो पोल साइंस लेते हैं। अगर आपका साइंस का अच्छा बैकग्राउंड है और यू हैव एबल, मतलब कि आपकी जो डिग्री है वो मास्टर्स या किसी इसमें है, साइंसेज में है, फिजिक्स में है, मैथ्स में है, केमिस्ट्री में है, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। वह ज्यादातर कहा जाता है कि वो नहीं ऑप्ट किया जाए, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड है वो लाजमी मैथ्स ऑप्ट करें, लिटरली वो बहुत मार्क्स देता है। और उनके जो है पेपर का से पेपर बी जो है, इब्रार मुझे ना इसके बाद आफ्टर क्लास कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। वैसे पंजाबी का ना आपको थोड़ा सा उसका एंड पे हम चलते हैं ना, अभी आपका है ना ऑप्शनल, अभी टाइम है ना आपका, मैं आपको उसका रोड मैप बता दूंगी पंजाबी का। नो इश्यूज। ऑनलाइन ही है पंजाबी, कहीं भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। हम ना, हाँ ठीक है, हमेशा मैथ्स एंड पे ही करते होते हैं। देखिए, अब आपने अभी मैथ्स किया भी है। ओ रुबीना, व्हाई यू डिड दैट, लिटरली व्हाई यू डिड दैट। यार मलीहा, माय गॉड। बच्चों, लिटरली मैं आपको बताऊं, इवन यू हैव, अगर जिन बच्चों का मैथ्स का बैकग्राउंड है उन्होंने क्यों नहीं मैथ्स ऑप्शन में ऑप्ट किया। देखिए, आप लोगों की बड़ी आधे से ज्यादा तैयारी जो होती है ना, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने में बड़े अच्छे, और पेपर न्यूमेरिकल वाला तो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो पेपर टू है जिसमें आपके वो आ जाते हैं वो जो है उसके वाला पेपर, लाइक मैकेनिक्स वगैरह, उसमें भी आपके पास बड़ा ऑप्शन है। आप उसमें बड़ा छोटे से भी, वो प्रिपेयर करके जाएं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं।
लिटरली आपके सोशल साइंसेस के पेपर में आपके जो मार्क्स हैं वो अगर पॉलिटिकल साइंस की चलो मैं बात कर लूँ, 120 प्लस बहुत मुश्किल से आते हैं। ज्यादातर जितना भी आता है 110 के अराउंड अबाउट आ रहे होते हैं। जिसने बहुत आउटस्टैंडिंग लिखा होगा उसको 130 या इतने कुछ आएंगे। एंड लिटरली लिटरली मैथ्स आपको, आपने मीडियोकर तैयारी भी की है ना, तो आपको 140 मार्क्स दे जाता है। लिटरली मैथ्स के दोनों पेपर। और अगर आपको नहीं है तो आप स्टैट का पेपर रख सकते हैं। चले कोई नहीं, इस दफा तो हो गया, लेकिन इंशाल्लाह जब आप लोगों की नेक्स्ट अटेम्प्ट होगी तो उसमें लाजमी मैथ्स ऑप्ट करना, मैं रिकमेंड करती हूँ इस बात को। नहीं 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 नहीं, मैं ये उन लोगों से कह रही हूँ, नहीं नहीं, ये मैं सिर्फ उन लोगों से कह रही हूँ जिनका मास्टर मैथ्स में है। जिन्होंने मैट्रिक में किया है या बाकी में किया है, वो नहीं कर पाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ उन बच्चों से कह रही हूँ। अच्छा, जिन वो ना कहें, वो ये ना कहें कि मैडम ने तो कहा था कि वो कर लें, तो व्हाई नॉट हम उसमें कर लेते हैं, तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है। और वो जब खुदा ना खास्ता उठ जाए तो मेरी शामत आ जाएगी। सिर्फ वो जिनका बैकग्राउंड मैथ्स में है, जिनका मास्टर्स मैथ्स में है या स्टैट्स में है, वो उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो हमेशा मैथ्स ऑप्ट करें। अ, हानिया, जियोलॉजी और जेंडर का मुझे आइडिया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप उसकी जो है ना सिलेबस का जो पैटर्न है वो देख लो। सिलेबस में कितने उसके पास पेपर देख लो, आपको आइडिया हो रहा था बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा आइडिया हो रहा था कि आपको जो पेपर्स आ रहे हैं, अगर उस पेपर्स को बगैर देखे, बगैर मतलब कि सॉल्व किए, अगर 50 से 60% क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं ना, हाँ ये ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे लिखे जाएंगे, तो इसका मतलब यू आर गुड टू गो इन दैट। ज़ैनब, सेम गोज फॉर यू, जो मैंने हानिया को कहा है। आप अपना सिलेबस देखो, ठीक है। अब मैंने केमिस्ट्री का सुना है और मैंने फिजिक्स का ये सुना हुआ है, मतलब एक समन नोट्स टाइप के, उसमें जो है ना आपका जो एक पेपर है उसमें वो बहुत ज्यादा वो मार्क्स नहीं देता, ठीक है। तो उन बच्चों ने अक्सर क्या कहते हैं, जो बच्चे हैं वो फिर उसमें कहते हैं नहीं, केमिस्ट्री और स्पेशली मैं जियोग्राफी की बात कर रही हूँ। एक दो दफा वन ऑफ आवर डियर फ्रेंड ऑफ अस, उनकी एलोकेशन केमिस्ट्री की वजह से नहीं हुई थी। मैथ्स की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैथ्स एक टेक्निकल, वो कहते हैं ना, वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर उन बच्चों को मैं कहती हूँ कि अगर वो क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता चल जाता है ना न्यूमेरिकल, उसमें मुख्तलिफ जो है, इसलिए मैं उनको मैथ्स के रिगार्डिंग कह रही हूँ। बाकी जो आपकी बॉटनी, जोलॉजी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो अपने पास पेपर्स को देखें, अपने उन जो सिलेबस है उसको देखें। जी इफ्तिखार एंड जैनब, इंशाल्लाह इसी आपके मसले के लिए इधर हूँ मैं, आपकी एबिलिटी पोषण के करने के लिए। इफ्तिखार, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब आप प्रैक्टिस नहीं करते, बहुत से बच्चे यहाँ पे इस क्लास में ऐसे होंगे जिन्होंने मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद मैथ्स को पढ़ा भी नहीं होता, और अल्लाह अल्लाह करके पढ़ा होता है और ये सोचा होता है कि अब तो हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, हमारी जान छूटी। लेकिन फिर क्या होता है कि जी ऐसा ही है परवा। फिर ऐसा होता है कि जब हम लोग सीएसएस पीएमएस की तरफ आते हैं तो वो कहते हैं भाई कितना भागोगे, हम तो इधर ही हैं। ओके, अब मैं आपको स्ट्रेटजी भी बता देती हूँ हमारी इसकी जो है मैथ्स की क्या होगी, ठीक है। और जी जी बिल्कुल, जी जान नहीं छोड़ेगी मैथ्स, बिल्कुल ही जान नहीं छोड़ेगी आपकी। और जो बेसिक मैथ है वो तो बिल्कुल भी नहीं छूटती है। अ, अब जो है ना कॉन्सेप्ट वाइज मैं बात करने लगी हूँ। ये हम जैसे दुनिया के लोग हैं परवा। नहीं, आई एम ओनली हियर फॉर द मैथ्स क्वेश्चन। वो वंस इन माय सेमेस्टर आई गॉट द जीपीए 4, तो मेरी एक वन ऑफ आवर फ्रेंड ऑफ माइंड इज सेइंग, मैं कहती थी किन शक्लों का 4 जीपीए आता है। तो वो भी हंसती थी, ये इन जैसी शक्लों का आता है जो का पार्ट। देखें, इफ्तिखार देखें, आप मेरी बात सुने। नहीं जी भाई, हम मैथ के सर्चर हैं भाई, वैसी बात भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब देखिए मेरी बात सुने इफ्तिखार, अब आप टाइम टेबल बनाएं।
मैथ्स का आपकी 3 दिन क्लास है, ठीक है। आपकी फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास है। आपने मेरी क्लास के बाद घंटा कह लो या 2 घंटे कह लो, इवन 2 घंटे कर लो, काफी है। जो एक्सरसाइजेस मैं आपको साथ साथ कहूंगी वो साथ साथ करते जाना है, प्रैक्टिस प्लीज। होना ये है, सिनेरियो हमारा केस सिनेरियो इस तरीके से चलेगा। ये जो मैथ्स, नहीं नहीं, मैथ्स आपका क्या नाम है, जो भी हम पढ़ रहे हैं एबिलिटी पोर्शन, ये तो आपका कंपल्सरी पोर्शन है, ये ऑप्शनल तो नहीं है। जीएसए आपका जो है वो कंपल्सरी है बच्चे। इसमें आपके जो है 40 मार्क्स मैथ्स के होंगे, 40 साइंस के होते हैं। मैं आपसे अपनी स्कीम ऑफ स्टडी शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों का आइडिया हो जाए। इफ्तिखार, यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं जीएसए वाला मैथ्स पढ़ाऊंगी। ऑप्शनल वाला मैथ्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी कंपल्सरी वन, टोटली डिफरेंट। लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑफ द टॉपिक्स। स्क्रीन शो हो रही है? ओके। अच्छा, ये मैं टॉपिक सिर्फ इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, हमने इसके ही मुताबिक मेराज उसमें ज्यादातर मैं बताती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता क्यों है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट जो होती है ना, ये जिसको वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं, हम वो डिकोड नहीं कर पाते। जब तक आप उन अल्फाज को नहीं समझ पाएंगे ना कि उसने उसने कहाँ से हेरा फेरी की है और उसमें कौन सा मेन वेरिएबल है कौन सा सेकेंडरी वेरिएबल, आप इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। जब तक इक्वेशन नहीं बना पाओगे तो कैसे आप करोगे। मुंतहा अलजबरा से ही आज हमारी जो फर्स्ट क्लास है अलजबरा से ही स्टार्ट करते हैं। अलजबरा, मैं ये कहती हूँ कि अलजबरा तो हम पूरे मैथ्स की माँ है। चलो जी माँ बता देंगे। वर्ड्स मैं एक मिनट म्यूट नहीं हुआ हुआ। ओके, कोई नहीं, हम सिखा देंगे आपको, माँ क्या बच्चे भी सिखा देंगे। रुपा, ये बहुत से बच्चों की कहानी है, कोई बात नहीं। अच्छा चलें जी, लेट्स फोकस ऑन देयर। हम लोगों ने चलना कैसे है, जो हमारी फर्स्ट ऑफिशियल क्लास होगी, ठीक है। आज तो जो हमारी डेमो क्लास में कह लें कि मैं अलजबरा से ही स्टार्ट करती हूँ। अलजबरा का मकसद ये होता है कि क्योंकि आपने जो भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस करते हैं उसमें आपको सिस्टम, वो क्या कहते हैं, इक्वेशन को डिकोड करना करना पड़ता है, ठीक है। जब तक आपको इक्वेशन और वेरिएबल्स का नहीं ना पता होगा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। अब आपके पास ये जो जीएसए की एबिलिटी का जो मैथ्स है, इसमें होता क्या है एबिलिटी में, आपके पास 80% जो सिलेबस आता है, 80% जो आएगा वो तकरीबन आपके पास बेसिक मैथ होता है, ठीक है, जिसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी हम कहते हैं, ठीक। इसमें सारी बेसिक मैथ आ जाती है। बेसिक मैथ से हमारा रेशियो, पोर्शन, परसेंटेज, डिस्टेंस, एवरेज, मीन, मीडियन, सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है। और एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो क्वेश्चन है ना वो 80% यहाँ दे से देता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होता है, अब देखिए आपके जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, हर एक क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स आ रहे होते हैं, ऐसे ही है। आप एक क्वेश्चन करें, एक के 4 पार्ट है, दूसरे के 4 पार्ट है, 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। अब वो जो 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू नेवर नो वो कहाँ से आपको दे रहे हैं, ठीक। और हमने वो 5 मार्क्स लाजमी लेने हैं। एक तो ये बच्चे जो ज्यादातर मिस्टेक ये करते हैं कि हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कहते हैं कि ये तो बस बिल्कुल ही वो है, उसको मतलब कि वन लाइनर भी बाजू का हम लिख लेते होते हैं। मैं इसकी वो पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक एंड पे बताऊंगी आपको। बट द क्वेश्चन इज दैट कि अगर आप मैथ्स को थोड़ा सा ना, लिटरली थोड़ा सा जरा, अगर आप ज्यादा अच्छा टाइम दे दें और जरा एक वो कहते हैं कि फ्रूटफुल या क्वांटिटेटिव टाइम दे दें, तो आपको ये 5 मार्क्स कहाँ से कहाँ ले जाते हैं।
देखिए साइंस में तो आपने बड़ा बड़ा लिखना है, आपने फिगर्स बनानी है, फलां करना है, तब जाके आपको वो एग्जामिनर कोई 3 या 4 नंबर देगा। ऐसा ही है। मैं ऐसा क्वेश्चन अगर आपने लिटरली फुल कर ली है और आधे पेज का क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा होता है आपका, वो आ गया 5 मार्क्स आपके कहीं पे भी। ठीक। सो हमारा टारगेट है कि हमने 5 मार्क्स लेने ही लेने हैं। और इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, खुदा ना खास्ता आपसे नहीं होता, आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, इवन इक्वेशन आप बना जाते हो, अगर इक्वेशन सही बना जाते हो, फिर वो उसमें आपको 2 या 3 नंबर या कुछ ना कुछ तो लाजमी से दे जाता है। लेकिन अगर आपने इक्वेशन बनाई हुई हो, अगर आपने वेरिएबल्स को ग्रैप्स किया हुआ हो, ठीक है, तो तब आपको वो नंबर दे जाता है। और लिटरली मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स में और उनकी कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा सा टाइम दे दो ना, यकीन करिए, आपको मैथ्स कहाँ से कहाँ ले जाता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है, हम लोग अब बात करें तो कॉग्निटिव एबिलिटी में हमारे पास सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। शुरू से लेके आखिर तक करेंगे। कॉन्सेप्ट्स पे मेरा जोर जरूर होगा। कॉन्सेप्ट्स पे जोर इसलिए जरूर होगा कि जब तक आपको पता ही नहीं है एक नंबर्स का, मैं इसकी बहुत एक वाजी एग्जांपल हमेशा और हर दफा देती होती हूँ कि अगर आपको नंबर सिस्टम में ये नहीं पता प्राइम नंबर कौन से हैं और आपके पास रैशनल नंबर कौन से हैं, और क्वेश्चन आपको अगर ऐसा आ गया है, लास्ट ईयर एडीएफआई ये जो क्वेश्चन आया था, फाइंड द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट 50 प्राइम नंबर्स। जब आपको प्राइम नंबर्स ही नहीं पता, तो आप उनकी एवरेज कैसे निकालोगे? ठीक है। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट्स में आपने ये तमाम चीजें, चाहे वो मैं फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा रही हूँ, चाहे वो लास्ट लेक्चर में पढ़ा रही हूँ, वो इंटर रिलेट हो सकती हैं। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि मैथ्स का मैंने ये टॉपिक ले लिया है जो पिछले टॉपिक से रिलेट नहीं होगा। हाँ, कुछ मतलब क्वेश्चन हो सकता है कि मैं उनको रिलेट करना चाहूँ तो रिलेट हो सकते हैं, जैसे एवरेज का और प्राइम नंबर्स का रिलेट हो गया। तो कोशिश मेरी यही है इंशाल्लाह ताला कि इस सेशन में, जो आपका लास्ट सेशन इंशाल्लाह ये एबिलिटी वाला जाना है, कि आपके अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग हो जाएं, ताकि आप इसका पेपर भी है, साइंस के पेपर में भी एग्जामिनर ने आप करंट अफेयर को इन्वॉल्व कर दिया। मैथ वो पोर्शन है जिसमें आपका कोई करंट अफेयर इन्वॉल्व नहीं है, कोई कुछ इन्वॉल्व नहीं है। आपका एक क्वेश्चन आना है, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसने उसमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर कुछ भी नहीं मांगा हुआ आपसे, कोई उसने आपने उसको इम्प्रेस करने के लिए फ्लो चार्ट डायग्राम कुछ नहीं बनानी, सिर्फ वो आपके टोटली कॉन्सेप्ट्स पे है। ठीक है, इसलिए आपको वो इधर उधर आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल अगर अपने कॉन्सेप्ट्स पे और उनके जो है कोडिंग डिकोडिंग पे काम कर लें कि आपने इक्वेशंस कैसे बनाने। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम में जाएंगे। बोर्ड मास रूल क्या होता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एलसीएम, एचसीएफ। अब कहने को इसमें ऐसे बहुत से टॉपिक है जिनको एग्जामिनर ने कभी टच भी नहीं किया, लेकिन वो आपके उस सिलेबस का हिस्सा हैं। यू नेवर नो कि वो आपको कब कौन सा क्वेश्चन उठा के दे देता है और आप ये बाद में कहो कि वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, क्योंकि उसने आपको सिंपल सा एक वहां पे वर्ड लिखा, बेसिक अर्थमेटिक। बेसिक अर्थमेटिक ने, मैं वही बता रही हूँ आपको, कम से कम 80% सिलेबस आता है मैथ्स का। ठीक है। इसलिए हम लोग जितने टॉपिक्स हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ना, मेजर कॉन्सेप्ट्स, उनको गो थ्रू लाजमी करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं, तो आपको पता हो कि मैंने उन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के बेस पे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। अलजबरा में अलजेब्रा एक्सप्रेशन को आज हम इंशाल्लाह करेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एज रिलेटेड, बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत दफा आते हैं, ऐसे ऐसे दफा आते हैं। इंशाल्लाह इस दफा आपको आप मैं कीवर्ड्स भी कुछ लिखवा दूंगी, आपको कुछ बता भी दूंगी। इंशाल्लाह आप इस चीज से भी इस दफा बड़ी सीमा हो जाएगी। बहुत हमारे इंपॉर्टेंट रेशन प्रोपोर्शन है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन आते हैं, जो कि बहुत दफा आए हुए हैं। और इवन इतनी दफा आए हुए हैं कि और बच्चे ही सोचते रहते हैं कि मैडम वो ना, हमें तो एरो ही समझ नहीं आती, कि वो बुक्स में देखते हैं एक एरो ऊपर एक नीचे, पता नहीं कैसे एरोज हैं। इंशाल्लाह वो आपकी जो एरोज वाली कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाएगी। कंपाउंड प्रोपोर्शन आगे बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन आ रही है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। पार्टनरशिप को इनहेरिटेंस उसने ना आपको शुरू के सालों में दिए हुए थे, 2016 और 17 में दिया। ठीक है।
तो इंशाल्लाह, लेकिन इसको भी हम लोग देख लेंगे, हो सकता है आज इसमें क्वेश्चन ना दे दे आपको। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली परसेंटेज टॉपिक जरूरी है आपका। प्रॉफिट लॉस वो अक्सर दे देता है कि जी इतने परसेंट डिस्काउंट लगा है तो बताओ जी स्वेटर अब इतने का है तो बताओ अब कितने का हो गया होगा, इतनी प्राइस इंक्रीज हो गई है तो बताओ अब उसको कितना लॉस हुआ होगा। देन आपके इंटरेस्ट रेट के क्वेश्चन है जिसमें आपका मार्कअप आते हैं, सारे क्वेश्चंस के आपके आ जाए, सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या है, कंपाउंड। देन आपके पास हमारे पास यूनिट कन्वर्जन आती हैं, आपको आइडिया होगा। किसको फुल एक्सप्लेन करूं? ये हम सारे टॉपिक्स करेंगे, किसको एक्सप्लेन करूं? ये सारे टॉपिक्स करेंगे वन बाय वन, इसी सिस्टमेटिक में आपको ये हाँ ये मुंतहा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। रेशो क्या है, रेशो में आके आपकी दो जो टाइप्स आती हैं, जो कॉन्टिन्यूस रेशो है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद पोर्शन है, वो पोर्शन में दो पोर्शन आई हैं, तीन आई हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ आपको डिटेल में सॉल्व होगा इंशाल्लाह। और टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्व होगा। ये मैंने आप लोगों से सिलेबस एबिलिटी की स्कीम इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ये मैं आप लोगों को ग्रुप में जो मेरा जब इंशाल्लाह जो ग्रुप बनेगा उसमें मैं शेयर भी कर दूंगी कि ताकि कोई क्लास में कोई टॉपिक मिस भी हो जाए ना तो आप मुझसे काउंटर भी कर सकते हैं, मैडम हमने टॉपिक नहीं किया, काइंडली हमें ये करवा दें। ठीक है, ये बनाई ही इसीलिए आपको डिटेल्ड में। और इसमें कोई टॉपिक आपको लग रहा है कोई मिसिंग है तो यू हैव टू बी वो इंटीमेट में कि मैम ये टॉपिक मिसिंग है, इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं। ओके, वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद हमारे पास स्पीड डिस्टेंस, स्पीड का बहुत इम्पोर्टेंटली आपके अक्सर अभी पेपर लास्ट टाइम भी ये हुए थे कि ये इसमें मुझे लगता है अभी शायद स्पीड वाला था। ओहो बच्चों, इसमें क्या लेने वाला अभी ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं इसको एक मिनट ऑफ करूँ। मुझे किसने मैसेज, अभी ये पीएमएस का हुआ है लास्ट वीक ना, और मुझे, मैं वो मैसेज चेक करूं, वो ना उसमें आगे स्पीड का क्वेश्चन आया हुआ था। अ, अभी भी आवाज डिस्टॉर्ट है मेरी? ओके, हाँ जी, ये मैं बात कर रही थी। अभी जो आपका पीएमएस जिन्होंने दिया है ना, अभी जो लास्ट ये वीक देख रहे हैं, उसमें स्पीड का क्वेश्चन आया होता, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन बच्चों ने उसको कहाँ से कहाँ डिफरेंट भी कर गए। लेकिन वही जो बता रही हूँ, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं। नहीं, स्टोन वाला नहीं था, वो मुझे आया था ट्रेन वाला था। वन ऑफ अवर colleagues sent this to me कि एक ट्रेन इतना डिस्टेंस कवर की है इतने के स्पीड के साथ, तो बताओ कितनी स्पीड के साथ दो इतना डिस्टेंस कवर करेगा। इस तरह का आपका फॉर्मूला था, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन था। खैर, फिर हम उसके बाद डिस्टेंस टाइम पे जाएंगे। फिर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड टेंडेंसी वाला। उसमें हमारे पास एवरेज आएगी, मीन, मीडियन, मॉड और रेंज आएगा, ठीक है। अच्छा, अब तक ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा आते हैं एवरेज और मीन का। इसमें एवरेज के हमारे पास दो तीन हमारे पास वो होंगे फार्मूला स्केल हैं, या जो आपको निकालने में आसानी होगी, वो इंशाल्लाह दो तीन पढ़ेंगे, वो कौन कौन से होते हैं। फिर मीन, मीडियन, मॉड जो है ना आपके पास, अभी तक एग्जामिनर आपको वो जो दे रहा है ना, वो सिर्फ ग्रुप डाटा का दे रहा है, ठीक है। मैं जब डाटा बताऊंगी, मैं बताऊंगी डाटा कितने टाइप्स का होता है, लेकिन इसके एंड पे मैं आपको लाजमी तौर पर एक वो भी भेज दूंगी कि जो ग्रुप डाटा होता है उसका मीन, मीडियन, मॉड कैसे निकालते हैं। इन रिवर्स के सिनेरियो वो हो सकता है आपको कोई वो ना देते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला ही एक है, थोड़ा सा जरा डिफरेंट सा फार्मूला है, मगर एक दफा हमसे गो थ्रू लाजमी हो जाएंगे कि अगर खुदा ना खास्ता वो दे दें तो हमें पता हो उसका। देन इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ये वाला टॉपिक है आपका। ये डाटा से रिलेटेड ही होता है, डाटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ चार्ट से, ग्राफ्स वगैरह से। ये सिर्फ उसने अब तक तो एक दफा ही दिया है, तकरीबन मैं 2017 वाले पेपर में दिया, हिस्टोग्राम बनाने का काम हुआ था। तो एक दफा इसको भी गो थ्रू कर लेंगे कि जाहिर अगर आ जाए तो हम उसको करने के काबिल हों। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में हमारे पास एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एरियाज एंड वॉल्यूम्स का, अब आई डोंट नो यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिन्होंने जो
क्लास ली थी मेरी, जो मैंने वर्कशॉप करवाई थी, एबिलिटी की वर्कशॉप करवाई थी आप लोगों के ना, इससे पहले एमपीटी से पहले। तो मैंने बड़े सराहत के साथ उस टाइम पे ना एक टेबल बनवाया था यहाँ पे 8,000 वॉल्यूम्स का, बड़ा एक फुल साइज सबका सबका टेबल था। वो इंशाल्लाह मैं दोबारा आप लोगों को बता भी दूंगी, ताकि आपके पास किसी भी तरह का एरिया पूछे या वॉल्यूम पूछे, आपको विद शेप और विद फार्मूला आपके जहन में होगा कि हमने एरिया किसका पूछा और कैसे निकालना है। ठीक है। देन हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से है। प्रोबेबिलिटी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी इसमें हमने माइनस प्रोबेबिलिटी में यूनियन कब लेते हैं और इंटरसेक्शन कब लेते हैं। इंशाल्लाह वो भी हम अपनी क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आपका आया सारा बेसिक मैथ भी। ठीक है, अभी हमने 80% कोर्स कवर करेंगे इंशाल्लाह यहाँ तक। Then we move towards the mental ability part. मेंटल एबिलिटी जो आपका जो बकाया 20% है, वो आपका मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग से आता है। और अब अगर मैं गलत ना कहूँ तो एटलीस्ट पिछले 3-4 सालों से, ठीक है, वो जो है ना आपका इस 20% में ना तकरीबन ऑलमोस्ट 20 का 20% वो इसी में से दे रहा है। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग उसने अभी तक नहीं दी से, उसने शुरू के सालों में दी थी, दोबारा उसने नहीं दी। ठीक है। तो अभी लेकिन करेंगे सही, वही वाली बात है, हम लोग 20% आपका जो है वो जिसमें दे रहा है लॉजिकल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी से दे रहा है। और वेरी वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक ऑफ द टोटल मैथ्स। लाइक जिन्होंने अगर कभी टेस्ट दिए हुए हों फोर्सेस के और इस तरह के, तो उनको बड़ा आइडिया होता है। मेंटल एबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने क्विक क्विक सॉल्व। ठीक है। और तो इसमें तो आपके पास टाइम होता है कि आप सोच सकते हैं। अगर आप वो फोर्सेस वाला टेस्ट दिए हैं तो उसमें तो आपके पास टाइम ही नहीं होता है। यू हैव ओनली अ मिनट टू सॉल्व द क्वेश्चन, बस। आपने उसमें उसी के अंदर अंदर आपने फोर फोर लगाने होते हैं, निशान लगाने। ठीक है। फिर इसमें तो आपके पास थोड़ा टाइम होता है, आप सोच लेते हैं। जंबल वर्ड्स बड़ा इजी आपके पास आजकल आ रहा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इसका मुश्किल करता जा रहा है। वर्ड मुश्किल लंबे करता जा रहा है, मुश्किल करता जा रहा है। फिर डायरेक्शन टेस्ट कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के लिए कर रहे हैं। जंबल वर्ड्स के लिए मैं तो अभी भी आपको कहूंगी कि वो ना उसके लिए एक ऐप आती है अक्सर आपके ना मोबाइल तो खैर सबके पास ही है। अपने मोबाइल्स पे ना आप लोग वो एक ऐप स्टोर से ऐप कर लो, वर्ड पजल की, जंबल वर्ड्स की, इस तरह की ऐप्स मुख्तलिफ आ रही होती हैं। और वो बच्चे अक्सर खेल रहे होते हैं। अब तो खैर मैं अब आप लोगों को इसलिए कहती हूँ कि अब आप लोगों के अक्सर बात 5 नंबर इसमें से आ रहे हो, तो जाहिर है एक एक नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंशाल्लाह जैनब नहीं होगी अब मुश्किल इंशाल्लाह। तो जंबल वर्ड्स में से आप वो ऐप कर लो। रुबाहा कोई बात नहीं बच्चे, लैपटॉप है ना, तो लैपटॉप में कर लो, कोई मसला नहीं है। लैपटॉप से आप निकाल लो, लैपटॉप पे लिख दो वो गेम का नाम। जब फ्री बैठे हैं हम और आपको थोड़ा सा इजी होने को दिल कर रहा है, आप वो गेम खेल लें। ठीक है। लैपटॉप में प्ले स्टोर होता है, तो उसमें आप वो क्या कहना वो कुछ देर गेम खेलें, एक तो आप फैशन अप हो जाएंगे, और उसमें आपके पास मुख्तलिफ वो भी आ जाया करेंगे। ठीक है। मैं आपको मैंने लास्ट क्लास में नाम स्पेशली सर्च करके दिए थे, मैं बता भी देती हूँ आपको। मुख्तलिफ आती है हर मोबाइल पे ना, मुख्तलिफ मुख्तलिफ आईडी होगी। मैं इधर कौन कौन सी मैं बता देती हूँ आपको। वो थी ले क्लास वाले में से निकालना पड़ेगा मुझे। वो ना मैं ना आपको मुझे अपना मैसेज नहीं मिल रहा है यहाँ पे, वो ना मैं आपको भेज देती हूँ। ठीक है। मुझे मिलता है ना वो मैसेज, मैं आपको भेज देती हूँ। एक वर्ड पजल थी, एक एक वर्ड हंट था। आपके ऐप स्टोर पे आप इसमें लिखोगे ना तो मुख्तलिफ आती जाएंगी। हाँ ये रही, लॉजिक पजल, वर्ड हंट, वर्ड जंबल। यहाँ हर एक की मुख्तलिफ मुख्तलिफ आएंगी। ठीक है। वर्ड स्क्रैम्बल सॉल्वर, बिल्कुल ठीक है, इस तरह की आएंगी आपके पास मुख्तलिफ।
तो अपने प्ले स्टोर में आप लिखोगे ना, तो आपको मुख्तलिफ एक आप वर्ड पजल या वर्ड जंबल कुछ भी लिखो, तो आपको मुख्तलिफ नीचे ओपन हो जाएंगी। आप मुख्तलिफ करके देख लो, जो अच्छी लग रही है वो कर दो। ठीक है। तो जब भी आप फ्री बैठे हो, उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कहीं पे कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपका बिगिनर लेवल भी है, एडवांस लेवल भी है, उससे नेक्स्ट लेवल भी है। तो आप हर अपना लेवल करते जाएं, आप उसकी वहां से प्रैक्टिस भी करते जाएं, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी, गेम की गेम हो जाएगी आपकी तरह। उसके बाद हम लोग एक लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ जाएंगे। एक दफा दो दफा देख लेंगे कि जो लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को जो क्योंकि स्टेटमेंट वाइज लंबे से क्वेश्चंस होते हैं ये लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है। इसमें वो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि मैं अगर मेरे माँ के भाई की बाप की फलाने की शादी है, तो बताओ वो मेरा क्या लगता होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो उनके लिए मैं अक्सर औकात ही कहती हूँ, तो जो इस तरह के क्वेश्चन आते होते हैं कि आप उनको ना जरा उर्दू में ट्रांसलेट कर लें। ठीक है, और उस जगह अपने आप को कंसिडर कर लें। जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बताऊंगा इसमें। देन इस तरीके से अब अक्सर आपके पास एक क्लास पेपर में आए थे कि जी 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों ने फलाने मुख्तलिफ सिटीज में जाना है, फलां जगह से जाना है, बताओ कौन किधर से जाएगा, दूसरा उसके साथ नहीं बैठेगा, इस तरह करके मुख्तलिफ लिखी हुई होती है। तो आपने उन जो पूरा सिनेरियो है उस सिनेरियो को आपने अंडरस्टैंड करके आपने फिर उनके क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग करनी आती है। इफ्तिखार सब बताऊंगी, सब बताऊंगी। अच्छा, और बड़े मजे की बात है, हम ना मैंने ना जितने मुझे पेपर मिले हैं ना, ये मैं सब बच्चों से सुनती हूँ कि ये थे। ठीक है, तो बच्चों को तो याद ही नहीं पेपर के बाद तो आते कि कौन कौन से क्वेश्चन उनको थे। और जितने भी ऑनलाइन पेपर मुझे मिले भी हैं ना, उनमें मैथ का पोर्शन नहीं था। मुझे किसी ने कहा था कि मैथ का पोर्शन मैम वो सॉल्व करके ना हमारे लिए अपलोड कर दें, लेकिन मेरे पास ना मुझे मिले ही नहीं है कि मैं उनको कर सकती हूँ। नहीं, वो तो आपके रीजनिंग आपने खुद से इस तरह के बनाने होते हैं। और ये अच्छा, मैं आपको बताऊं, मेंटल एबिलिटी, ये जो लॉजिकल रीजनिंग वाले जो इस तरह क्वेश्चंस कह रहे हो, ये जो रिलेशन निकालने वाले हैं, मैं आपको ये कही, ये जो अभी फोर्सेस वाले में जो आपको तो फिर टाइम मिल जाते हैं, उसमें तो लिटरली 1 मिनट होते हैं, 1 मिनट में आपको सॉल्व करने होते हैं। और इसलिए तो इनको मेंटल एबिलिटी कहते हैं कि आपका मेंटल टेस्ट है कि आप कितना क्विक क्विक कर देते हैं। जी शिप्रा, मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग। इसके बाद लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी आफ्टर इसके बाद मिल जाएगी। मैंने 3 to 5 का टाइम इसलिए रखा था कि ज्यादातर इस टाइम पे और क्लासेस नहीं होती, फिर शाम में ना वीकेंड पे फिर बहुत ज्यादा बच्चों के क्लासेस आ जाते हैं। तो मुझसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि आप यही टाइम काइंडली एडजस्ट कर दें। मैंने कहा ठीक है, इस तरह कोशिश करेंगे और बहुत ज्यादा करेंगे। और इंशाल्लाह आफ्टर एवरी क्लास आपको मैं बुक्स भी भेजूंगी, जिन जिन बुक्स से मैं आपको एक्सरसाइजेस भेजूंगी। अच्छा, अब देखिए, मुझे नहीं पता, यहाँ पर कुछ 35 के अराउंड स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि देखिए आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक है, मेरे लिए यू आर ऑल ऑन द जीरो, मतलब सारे जीरो पे बैठे हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैम वो जो एक्सरसाइज है ना, वो जो हमारे लिए तो बड़ी बच्चों वाली थी जो आपने भिजवा दी है और हम तो नहीं कर पाए, ऑल दो आई न्यू कि वो बहुत सी एक्सरसाइज वो बहुत से बच्चों के लिए काफी मुश्किल भी होगी। ठीक है, आप मैं हमसे बेसिक से स्टार्ट मैं इसलिए कहती हूँ कि आपको बहुत हाई फाई जाने की जरूरत नहीं होती है किसी भी चीज की प्रैक्टिस करने के लिए। हमेशा शुरू से स्टार्ट करें और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने लेवल को इंक्रीज करते हुए जाएं। ठीक है, प्लीज साथ साथ तैयारी करते जाइएगा, साथ साथ टॉपिक्स कवर करते जाइएगा। ये मत कहिएगा कि इस इन क्लासेस के बाद मैं तैयारी करूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। ठीक है, आज आपके पास क्या है, 20 दिसंबर आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका हुआ है। ठीक है, और वैसे ही 4 वीक्स में क्लासेस जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि हम लोग 20 जनवरी तक इसको वाइंड अप कर लें। ठीक है, अगर इन्हीं में ही आपका जो हो जाए, क्योंकि और होगा भी ऐसा, मैं भी इसके साथ ही बता दूं, अगर मैं कहीं भूल जाऊं तो आप मुझे रिमाइंड भी करवा दीजिएगा। जब हमारे हाफ टॉपिक्स हो जाएंगे ना, लाइक जिस तरह अभी एबिलिटी टॉपिक्स चल रहे हैं, जब आपके पास फर्स्ट से लेकर परसेंटेज टॉपिक तक हो जाएगा ना, आपका पहला टेस्ट कंडक्ट करूंगी। ठीक है,
पहले 4 टॉपिक्स हो जाएगा, आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो बकाया हाँ, उसके बाद जो बकाया आपका जाएगा, उसके बाद आपका एक और मैं छोटा टेस्ट कंडक्ट कर दूंगी। ठीक हो गया, ताकि आपका आइडिया होता जाएगा कि आप लोग कितने पानी में हो, कितने अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक। देन जब हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक खत्म होगा, तो हमारे पास क्या होगा, मैं एक और टेस्ट ले लूंगी, और आखिर में इंशाल्लाह जिंदगी सेहत रही, जनवरी के एंड पे कुछ 10 दिन के बाद मैं आप लोगों को एक मौका कंडक्ट करूंगी। ठीक है जी। और मैं कोशिश करूंगी, बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट की है, लेकिन अभी तो मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा, कि जितने भी आपके पास पेपर्स के क्वेश्चंस है ना, सीएसएस वाले सारे, ठीक है, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता ना सॉल्व करके ना आपको या तो उसकी कोई वीडियो अपलोड कर दूंगी, ताकि आप ऑन द केस सिनेरियो जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, सब कुछ वाइंड अप हो जाए, तो आप उनको एक दफा गो थ्रू करो, तो आपको आइडिया हो जाए कि हमने कितने कितने क्वेश्चन कैसे लेके जाए। ठीक हो गया। चलिए जी, यहाँ तक हमारे पास एक ओरिएंटेशन थी, हम तो थोड़ा सा टॉपिक की तरफ चलते हैं। लेट मी शेयर दैट स्क्रीन। ये मैं ग्रुप में बाद में भेज दूंगी, नो वरीज एट ऑल। स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके। अच्छा, बेसिस ऑफ अलजेब्रा, इसमें थोड़ी सी मैं बेसिक्स इसलिए बता दूं आपको, आपको आपको आइडिया हो जब इक्वेशन बनाएं तो उसमें कौन कौन सी टर्म्स आपकी इन्वॉल्व हो रही हैं और उनका मतलब क्या है। ठीक है, सिंपल है कि हमारे पास लेट्स सपोज एक नंबर लिखा हुआ है, ऐसा एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जितने भी आपके नंबर्स आ रहे होते हैं, अंग्रेजी में कह लूँ सिंपल वर्ड्स, एक्स वाई जेड ए बी सी, जो भी आ रहे हो, तो वो आपके पास वेरिएबल होते हैं। ठीक है, वेरिएबल का कहते भी इसलिए है वेरी होना, मतलब कि अगर मैं इसको वैल्यूज 1 2 3 देती जाऊं, तो इसकी वैल्यूज चेंज होती जाएंगी इस टर्म की। ठीक है, जो भी नंबर है एक्स वाई जेड ए बी सी, वो सारे क्या है आपके पास वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल से पहले जो नंबर आपका मौजूद होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, उसे कोफिशिएंट कहते हैं। और वेरिएबल के ऊपर जो छोटा सा नंबर होता है, इसको आप एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। ठीक हो गया। अगर कहीं पर आप देखते हो कि नंबर सिंपल एक्स लिखा हुआ है, तो आप कहोगे भाई इसमें क्या वेरी है, इसमें क्या पावर, इसमें क्या कोफिशिएंट। किसी भी नंबर्स के आगे अगर कुछ भी ना लिखा हुआ हो, कुछ भी ना लिखा हो, तो वहां पे हम वन सपोज करते हैं, और उसके ऊपर कोई भी पावर ना हो, तो वहां पर भी हम लोग क्या लेट करते हैं, वन लेट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, उसकी पावर और उसकी एक्सपोनेंट कहलाएंगे, और फर्स्ट उसी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिग्रीज आती हैं। डिग्रीज में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास जो फर्दर इक्वेशंस की टाइप्स उसकी डिपेंडेंट होती है। ठीक, अगर कोई भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिखी हुई है, ठीक है, एक्सप्रेशन या इक्वेशन में फर्क ये है, अगर मैंने ऐसे लिखा हो ना, एक्स स्क्र प्लस एक्स, और अगले में लिखा हुआ है एक्स स्क्र प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, जो सिंपल ऐसे लिखा हुआ है इसको आप एक्सप्रेशन कहोगे। ठीक है, लेकिन जिसमें इक्वालिटी आ जाएगी उसको आप इक्वेशन कहोगे। ठीक हो गया। अगर आपके पास एक्सप्रेशन या इक्वेशन में अगर आपके पास एक्स या मतलब वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल का जब वर्ड कह रही हूँ तो कोई भी नंबर हो सकता है, अगर आपके पास उसमें उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 आ जाए, जैसे मैंने ये लिख रही हूँ x+1, ठीक है, इसमें इसकी कितनी है, 1 है, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर आपके पास डिग्री 1 हो, हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर आपके पास कहीं पे कुछ लिखा हुआ है और उसमें आपकी वैल्यू आ गई है, लेट्स सपोज मैं ऐसे लिख रही हूँ x+, ठीक है, एक x है, एक इसकी इक्वेशन 1 और इसकी वैल्यू 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है,
एक एक टर्म की वैल्यू देखनी है आपने, एक एक टर्म की वैल्यू देखनी है। 1, इसकी भी 1, तो टोटल टर्म की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2। ये हमारे पास बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये ऐसे भी लिखी जा सकती है या ऐसे भी आ सकती है, लाजमी नहीं है। पास में आ गई है आपके पास? ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास डिग्री कितनी आ रही है? 2 आ रही है, इसे कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली अगर आपके पास हाईएस्ट डिग्री 3 आ रही है, उसको कहेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, और अगर आपके पास हाईएस्ट डिग्री 4 आ रही है तो उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। वो ऐसे भी लिखी जाती है, ऐसे भी होती है, इन अदर वर्ड्स ऐसे भी हो सकती है, जैसे मर्जी हो। फुल पावर कितनी बनी होनी चाहिए? डिग्री 4 होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, हमारे पास ये इक्वेशन है। अच्छा, उसके बाद कुछ की टर्म्स बताती हूँ जो आपके पास अलजबरा में ज्यादातर यूज होती हैं। ठीक, अलजबरा में सिर्फ नहीं, बाकी भी हम जो यूज करेंगे उसमें भी ज्यादातर यूज हो। की वर्ड्स है, पहले वो आप नोट कर लें। कीवर्ड्स कौन से? ये बहुत दफा रिपीट होंगे, इतनी दफा रिपीट होंगे कि आप लोगों को खुद ही याद हो जाएंगे। जब भी आपके पास वर्ड क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट्स में जब वर्ड्स आते हैं आफ्टर, मोर, मैक्सिमम और इंक्रीज, तो वहां हमने प्लस करना होता है। लेकिन अगर हमारे पास वर्ड आते हैं बिफोर, लेस, अगो, मिनिमम, डिक्रीज, वहां हमने माइनस करना होता है। देन जब भी आपके पास वर्ड्स टाइम्स का आता है, टाइम्स का, वहां आपने हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और आपके पास जब भी कब WH वर्ड्स आ जाएं, WH वर्ड्स मतलब व्हाट, हाउ, इस तरह के आपके कोई भी WH वर्ड्स आ जाए, या आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएं लाइक इज, एम, आर, विल बी, शैल बी, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, या आपके पास आ जाएं गॉट, बिकम्स, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं, तो वहां पर आपने इक्वल का साइन डालना होता है। और WH जो वर्ड आ जाए वहां पे आप लेट करते होते हो, लेट कर लो, कोई भी वेरिएबल एक्स लेट कर लो। ठीक है, जो भी WH वर्ड आ जाए आपके पास, वर्ड, हाउ, मैनी, जैसे मोस्टली आपके वर्ड्स आ जाते हैं ऑफ दी, इस तरह विच वगैरह, तो वहां आपने लेट करना होता है। कोई भी वेरिएबल ऐड कर लो, एक्स कर लो, वाई कर लो, टी कर लो, वट एवर वेरिएबल ऐड कर लो। ठीक है, और जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे सारे के सारे, तो वहां आपने क्या करना होता है? वहां पे हमने इक्वल का साइन डाल देना होता है। कर देती हूँ। हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं, आफ्टर, मोर, मैक्सिमम, इंक्रीज के वर्ड्स आएंगे तो आप प्लस करोगे। बिफोर, लेस, अगो, मिनिमम, डिक्रीज का वर्ड आएगा तो आपने ज्यादातर क्या करना होता है? मान इसका स्क्रीनशॉट बेशक ले लो। साइंस आएगा, मल्टीप्लाई करना होता है। WH वर्ड कुछ भी आ जाए, विच, वर्ड, हाउ, तो आपने वहां पे क्या लेट करना है? आपने एक्स मतलब लेट एक्स मतलब वेरिएबल लेट करना है। ठीक है, वेरिएबल लेट कर लो, लेट वेरिएबल। उसके बाद जितने भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लिख लो। आपने वहां पर क्या करना होता है? वहां पे इक्वल डालना होता है। ठीक है, और ये बहुत दफा रिपीट होंगे, इतनी दफा रिपीट होंगे कि आपको खुद ब खुद इंशाल्लाह ये याद हो जाएंगे। मुख्तलिफ हर एक ये बेसिक्स हैं आपके पास। जब भी टाइम्स का वर्ड आता है, टाइम्स, टाइम्स का वर्ड आता है या ऑफ का, टाइम्स का या ऑफ का, तो आप मल्टीप्लाई करते हो।
अच्छा, इसके साथ ही ना मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा दे दूं कि ना आप अलजेब्रा को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। आप अलजेब्रा में या किसी भी इक्वेशंस को हामिद, आई डोंट नो about your English class, you have to ask from the coordinator. Okay, maybe after this class, but ask from it. अच्छा, अगली बात मैं जो आपसे बात कर रही थी कि प्लस माइनस करने वाली बात कर रही थी कि जब भी आपने वेरिएबल्स की इक्वेशंस को प्लस या माइनस करना होता है, आपको एक उसमें सिर्फ एक उसमें बेसिक बात अभी इसलिए बता रही हूँ ये सारी बातें कि बार बार ये रिपीट होंगी और आपको फॉर द वेरी फर्स्ट क्लास पता होगा कि हमें सॉल्व कैसे करना है। अलजेब्रा में दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है लाइक टर्म्स का, एक होता है अनलाइक टर्म्स का, ठीक है। मतलब ये क्या है? लाइक टर्म मतलब ये है सेम वेरिएबल सेम पावर, ठीक है, कोफिशिएंट जो मर्जी हो जाए। मतलब अगर मैं ये कहूँ 2x है तो इसका जो है, अब यहाँ मैं मुख्तलिफ लिख लेती हूँ, x2 बल्कि 2x2 x3 सिंपल x। अगर मैं कहती हूँ इनमें से इसके साथ लाइक टर्म कौन सी है, 2x के साथ लाइक टर्म कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? 2x के साथ लाइक टर्म कौन सी है? x है। क्यों? सेम वेरिएबल सेम पावर, इसमें भी x था, इसमें भी x है, इसमें भी पावर 1 है, इसकी पावर भी क्या है? 1 है। कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, कोफिशिएंट मैटर नहीं करता, ठीक है। लाइक टर्म की बात कर रही हूँ। हमेशा अलजबरा में लाइक टर्म में प्लस होगी। मतलब जो 2x है वो x इसमें होगा, मतलब इसका कोफिशिएंट यहाँ पे क्या था? 1। पावर और वेरिएबल वही रहता है और कोफिशिएंट आपस में ऐड अप हो जाते हैं, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3x। ठीक हो गया। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ 2x + x2 तो ये इसके अंदर ऐड अप नहीं होंगे क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, पावर डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। बात क्लियर होगी कि आपके पास हमेशा प्लस माइनस जो आपने करना है वो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म में प्लस या माइनस करना है, और वो जो मर्जी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको बड़ा मुश्किल सा करके लिखती हूँ, x y 2 z लिखा हुआ है, ठीक है, और आगे मैं लिख लेती हूँ x z y 2, x x y z मुख्तलिफ है, तो अब देखो इसका इसकी लाइक टर्म कौन सी है? इसकी ये लाइक टर्म है। क्यों? अब इसे पोजीशन चेंज हो सकती है, पोजीशन आगे पीछे आ गई, लेकिन देखो x की पावर क्या है? 1, x की पावर 1, y की पावर 2, इसमें y की पावर क्या है? 2, z की पावर 1, इसमें z की पावर 1। ये क्या होगी? लाइक टर्म होगी, और ये दोनों क्या होगी? अनलाइक टर्म होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है? क्योंकि हमेशा आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा आपने लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के अंदर प्लस या माइनस करना है। अगर वो लाइक टर्म नहीं है तो आप प्लस माइनस नहीं करोगे। हाँ जी, क्लियर हो गए? ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट अ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हाँ जी, हाँ जी, ये पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पर होंगे, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। Write a simultaneous linear equation of 1 pen and 2 razor or cost rupees 45 and 2 pens and 3 razors cost rupees 18.
जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना, क्वेश्चन में सबसे पहले देखा करें कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है, कितने वेरिएबल उसने आपसे पूछे हुए हैं या कितने वेरिएबल उसने बताए हुए हैं, जो भी है। आप देखिए आपके पास दो चीजें हैं, एक क्या है, पेन है, दूसरा क्या है, इरेजर है। मतलब दो वेरिएबल है आपके पास। अगर मैं पेन को एक्स कहती हूँ तो इसको क्या कह दूंगी, वाई कह दूंगी। और एक और बात ये भी जहन में रखें हमेशा हमेशा, कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस होना लाजमी है, तब भी क्वेश्चन का आंसर आता है, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। अगर यहाँ पे उसने कहा है कि एक पेन और दो रेजर, एक पेन मतलब 1x और दो रेजर, कितना आ गया, 2y। कितनी कॉस्ट आ रही, ₹45। कॉस्ट मतलब उनकी प्राइस दोनों, मतलब इन दोनों की मिला के प्राइस आ रही है ना, इसका मतलब दोनों का आपस में क्या किया, प्लस। उसने कहा एक पेन और दो रेजर की कॉस्ट, लाइक कितनी इनकी आई है, कॉस्ट मतलब जितने की आपने खरीदे, इक्वल आ गया 45। ये यहाँ तक हमने सिर्फ एक क्वेश्चन बनाई है आपकी। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपको, नेक्स्ट कह रहे हैं 2 पेन एंड 3 रेजर्स। आप कितने हैं, दो पेन है और 3 रेजर्स हैं, उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है, ₹80। दो वेरिएबल थे एक्स वाई, इसलिए दो इक्वेशंस बनी है आपकी, ठीक है। उसे सिर्फ इक्वेशन लिख दी है आपकी। बार बार कह रही हूँ, जितनी इक्वेशंस होती हैं और जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशंस बनाना लाजमी है। आपके सिलेबस में अभी तक दो वेरिएबल्स तक के क्वेश्चन आएंगे, 3 वेरिएबल से क्वेश्चन नहीं आते, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसलिए या तो 1 वेरिएबल का क्वेश्चन होगा या 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन होगा, 3 वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं होगा। अगर 3 वेरिएबल्स का हुआ भी तो इन टर्म्स ऑफ बाकी दो वेरिएबल के अंदर में आ रहा होगा, ठीक है। 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस यूज करते हैं, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अच्छा, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो वेरिएबल्स को मैं इंशाल्लाह कल वाली क्लास में बताऊंगी आपको, कि हम लोग अगर दो वेरिएबल की क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग सिर्फ अभी क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं और सिर्फ फर्स्ट वेरिएबल जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीख रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट दो वेरिएबल को सॉल्व करने का सीखेंगे, ठीक है। इक्वेशन बनानी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, इफ वी एड 3 इन द हाफ ऑफ द नंबर, अगर हम 3 को ऐड कर रहे हैं किसमें, हाफ ऑफ नंबर के, we get the same result as subtracted 1 from the quarter of the number. Find the number. पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करें वेरिएबल कितने हैं, आपको खैर एंड से पता लगे, फाइंड द नंबर, एक नंबर की बात की, आपने वो नंबर क्या ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक हो गया। उसने कहा नंबर है, अब उस नंबर का आपने हाफ करना है। अगर इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 का हाफ कितना होगा, 1/2, ठीक हो गया। तो क्या बन गया हमारे पास, उसने कहा 3 ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे, हाफ ऑफ नंबर में, ठीक। तो हाफ ऑफ नंबर, ये अगर आप कहते हो तो इस तरह कर लिख लेते हैं। अच्छा, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है, अब क्लियर है। अब क्लियर हो गई है, ओके। अच्छा, बात ही करी थी, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि पहला आपका वेरिएबल क्या है, एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर की एक सिंगल वेरिएबल यहाँ मौजूद है, एक्स है। अब उसने कहा 3 ऐड करना है, आपने किस में ऐड करना है, हाफ ऑफ नंबर में आपने 3 ऐड करना है। अगर हाफ ऑफ नंबर आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। नंबर क्या है, एक्स है, उसका हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2। तो कितना बन जाएगा ये, 3 + 1/2x। यहां तक अभी आए हम, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, वी गेट द सेम रिजल्ट। क्या कहा था, गॉड बिकम्स, इस तरह के वर्ड आएंगे तो आपने वहां पर क्या डालना है, आपने वहां पर
इक्वल डालना है, वी गेट हमें मिलेगा, गॉट या वी बिकम, जो भी आएगा आपके पास, तो आपने क्या डालना है वहां, इक्वल डालना है। एज वी सब्ट्रैक्टेड वन फ्रॉम द क्वार्टर ऑफ नंबर, जब भी कभी आपके पास इक्वेशन में वर्ड सब्ट्रैक्ट के बाद फ्रॉम का वर्ड आ जाए, तो हमेशा हमेशा फ्रॉम के बाद वाली स्टेटमेंट हम पहले लिखते हैं। ठीक है, जब भी सब्ट्रैक्ट आए और सब्ट्रैक्ट के साथ फ्रॉम लिखा आ जाए, तो फ्रॉम के बाद वाली को आपने हमेशा पहले लिखना है। उसने कहा वन को सब्ट्रैक्ट करो, किस में से सब्ट्रैक्ट करो, क्वार्टर ऑफ नंबर। अगर नंबर एक्स है तो उसका क्वार्टर कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, टोटल नंबर क्या हुआ, उसका क्वार्टर कितना हो जाएगा, 1/4। उसमें से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, वन को सब्ट्रैक्ट करना है, -1। देखो अब आधे बच्चे, अगर आप लोगों को ये बात ना पता हो कि फ्रॉम के बाद वाली टर्म आपने पहले लिखनी है, तो आधे बच्चे तो यहीं पे क्वेश्चन गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे, वो लिखेंगे 1 - 1/4x, कि भाई जी वन को माइनस करना था इसमें से, वहीं से ही आपका क्वेश्चन गलत हो गया। बात में आ गई, ये आपकी कीवर्ड है, की टर्म्स है, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए। पहला आप फर्स्ट स्टेप को, वो कहते हैं उसमें माहिर हो, उसको बनाने की कोशिश करें, उसको स्टेटमेंट को या क्वेश्चन को डिकोड करना सीखो उसमें। ठीक है, सब्ट्रैक्ट के बाद जब भी फ्रॉम आया, या कीवर्ड में हमेशा ऐड भी कर लो, सब्ट्रैक्ट के बाद जब भी फ्रॉम आएगा, तो फ्रॉम के बाद स्टेटमेंट आपने हमेशा पहले लिखनी है। इक्वेशन बन गई, हो गया, देन यू हैव मूव टूवर्ड्स अहेड कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आपके पास एक वेरिएबल की इक्वेशन है, एक वेरिएबल है ना एक्स, अगर आपके पास एक वेरिएबल की इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप उसमें वेरिएबल सारे एक साइड पे कर दो, और कांस्टेंट जो नंबर है वो सारे के सारे एक साइड पे कर दो। इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो प्लस का साइन होगा, ये यहाँ प्लस है तो वहां क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ये बन जाएगा। ठीक है, होता ये है कि जब भी आप इक्वालिटी से एक साइड में दूसरी तरफ से मूव ऑन करते हैं, तो प्लस का साइन माइनस में चेंज होता है, माइनस का प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, और डिवाइड का मल्टीप्लाई में। जब भी आपने इक्वालिटी की एक साइड दूसरी साइड पे मूव ऑन करना है किसी भी नंबर को, तो उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। जब भी आपने वन वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है उस सबको एक साइड पे ले जाओ, और जो आपके पास जो सिंपल कांस्टेंट को एक साइड पे ले जाओ। ठीक हो गया। अभी देखो, अगर आप बात करो, क्या कहा था, लाइक टर्म्स में ऐड होंगी, ऐसे ही था ना। देखो एक्स एक्स है ना दोनों, इनको मैं प्लस माइनस कर सकती हूँ ना। अब दोनों में क्या है, फ्रैक्शन आ रहा है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम का तरीका इस्तेमाल करते हो, एलसीएम निकालते हो, मतलब ये कि तब से दोनों के डिनोमिनेटर सेम करते हो, तब भी आप प्लस माइनस कर सकते हो। अगर मैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं, एक 1/2 है, एक 1/4, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4, तो दोनों के में टेबल किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, दोनों 4 के टेबल पे जाएंगे। 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो 4 बन जाता है, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 4 बन जाता है। 2 को मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, कितना आ गया, 2 1 2, 4 दूसरी तरफ 4 ऑलरेडी मौजूद था, वो वहीं का वहीं रह जाएगा, ऐसे। ठीक है, इज इक्वल टू -4। ठीक, अब आपके पास क्या आ गया, ये अब देखो हमेशा आपने, अब आपके पास क्या है, ये जो 4 है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, डिवाइड हो रहा है, ये वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 2x -1x -4 × 4। ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल आपको बेसिक से बता रही हूँ, नेक्स्ट में मैं आपको जल्दी कर दिया करूंगी। अब देखो, अब देखो आपके पास वेरिएबल सेम था, 2 में से 1 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1x, या सिंपल आप x लिख सकते हो उसको, 4 4 16, तो आंसर कितना आ जाएगा, -16 आपका आंसर, x की वैल्यू आ जाएगी।
समझ आ गई है? आपने जब भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने करना क्या है, वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को सारी एक साइड पे ले जाना है, दूसरे नंबर को सबको एक साइड पे ले जाना है। ठीक है, जो इक्वालिटी की तरफ प्लस हो रहे हैं दूसरी जगह जाके माइनस होंगे, जो माइनस हो रहे हैं वो प्लस हो जाएंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। उसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। चलूं आगे, ग्रेस्प हो गया। एलसीएम ये होता है, मैं एक साइड पे लिख लेती हूँ। एलसीएम ये होता है, अगर मैं इस नंबर के अलावा, वेरिएबल तो वही रहता है ना आपका वेरिएबल कम, ये इस तरह था 1 - 2 1/4। आपने डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। जब तक आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा हम लोग प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए किसकी टेबल पे आपके पास हो जाएगा। वेट ऑन 1 मिनट। अच्छा, आपके पास आपने डिनोमिनेटर सेम करना होता है। जब आपके पास आपने डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो क्या होगा, टू, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। दोनों एक ही टेबल पे आने चाहिए। ठीक है, तो 2 किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, 4। टू टू जार, टू टू जार। ठीक है, जिस नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करे उसी नंबर को आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बनेगा, 4, यहाँ ऑलरेडी 4 मौजूद था। टू 1 जार 2 -1, तो कितना आ जाएगा, 1/4। परफेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 123, व्हाट आर द इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है आगे पीछे आने वाले नंबर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ना बहुत दफा ना इन क्वेश्चन में चेंजेस ये आती है, कहीं पे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहता है, कहीं पे वो ऑड इंटीजर्स कह देता है, कहीं पे वो इवन इंटीजर्स कह देता है। ठीक है, अगर तो वो इंटीजर्स की बात कर रहा है मतलब है कि 1 2 3 या -1 -2 -3। ठीक है, इस तरह के नंबर आगे पीछे आ रहे हैं। आप पहले ये सोच लो कि आपने जो फर्स्ट वेरिएबल है, मतलब 1 अगर आप ले रहे हो तो 1 को आपने क्या वेरिएबल देना है। इस टोटली अप टू यू कि आपने 1 को क्या वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 को x देती हूँ तो भी ठीक है, अगर आप इसको x+1 करते तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है, टोटली आपकी मर्जी है। लेकिन जो आपने पहले को देना उसके रिस्पेक्टिव आपके आगे बनेंगे। बात समझ में आ गई है आपकी? अगर मैं x दे रही हूँ, अगर मेरा पहला x है तो मैं x में कितना प्लस करूँ, मतलब मैं 1 में कितना प्लस करूँ 2 बन जाए। ऑब्वियसली बात है, मैं 1 प्लस करूंगी तो 2 बन जाएगा आपके पास। ऐसा ही है, और मैं x में कितना प्लस करूंगी 3 बन जाए। जाहिर है मैं 1 में कितना ऐड करूंगी, 1 में 2 ऐड करूंगी 3 बन जाए। कितना आ जाएगा, x+2। तो हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या आएंगे, x+1 x+2, ये। ठीक, लेकिन अगर हमारे पास आ जाए ऑड इंटीजर्स, मैं इसलिए बता रही हूँ ऑड या इवन इंटीजर्स का, बच्चे यहाँ पे एक के ज़हन में ये होती है कि ऑड में ऑड नंबर आपने लेट करने हैं और इवन लेट आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ऑड की बात करती हूँ 2 4 6, ये हमारे पास ऑड नंबर इवन नंबर्स होते हैं। अगर मैं इसको एक्स लेट कर रही हूँ, ठीक है, पहले भी डिपेंड करता है आपका। तो मुझे बताओ,
अगला 4 बनाने के लिए मैं 2 में कितना प्लस करूंगी तो 4 बनेगा, ऑब्वियसली बात है। 2 करूंगी तो 4 बनेगा। 2 में कितना ऐड करूंगी 6 बनेगा, उसमें 4 ऐड करूंगी तो 6 बनेगा। बात समझ में आ गई? तो ये मेरे पास कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स आ जाएंगे। अगर मैं ऑड की बात करती हूँ तो देखो ऑड में भी सेम यही केस सिनेरियो है। मतलब कैसे? अगर मैं पहला ले ही x रही हूँ, अगर मैं ले ही पहला x रही हूँ तो उसमें मैं 1 में कितना ऐड करूँ तो 3 बनेगा, 2 ऐड करूंगी 3 बनेगा। कितना ऐड 1 में करूँ तो 5 बनेगा, इसमें करूंगी तो 5 बनेगा। बात समझ में आ गई है? लेट का मसला नहीं होता, लेट तो टोटली अप टू यू है आप। अगर मैं इसको ले हूँ x+1 लूंगी तो उसके रिस्पेक्टिव आपके आगे 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे ना। वो आपके आंसर्स में फर्क आता है, मतलब कि आपके आंसर्स में कंसेक्टिव इवन में तो आगे आपका जो आंसर है वो इवन नंबर का आ जाएगा, ऑड तो ऑड नंबर का आ जाएगा। इसमें आप ये बात कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ऑड में ऑड लेट करना है और इवन में इवन लेट करना है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ठीक है। अब देखो जब आपने लेट कर लिया, अब आपने अगर लेट कर लिया तो अब कलेक्टिव पे हमने इंटीजर्स की, अगर हमारे पास क्वेश्चन में इंटीजर्स हैं, ठीक है, हमारे पास x है, अगला x+1 है, अगला क्या है x+2 है। सम की बात की है, इन तमाम को आपस में क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इज का मतलब क्या होता है, इक्वल। इक्वल कितना आ रहा है, 123 आ रहा है। ठीक है, अब देखो आपके पास 123 आ गया। अब सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी से बताएं। जितने भी स्लाइड टर्म्स हैं वो आपस में ऐड होंगी। 3x है, तीनों में जो x की पावर क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 1 1 है। कितना आ जाएगा 3x, 1+2 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 123। 3x इज इक्वल टू 123, 3 प्लस हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा 120। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 40। अब आपने उससे क्या, व्हाट आर द इंटीजर्स, यहाँ पर वो आपको व्हाट आर द लार्जेस्ट इंटीजर भी कह सकता है, सिर्फ इंटीजर सारे कहा है। अगर पहला, इसका मतलब पहला 1 है तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, x+1 41, दूसरा क्या होगा x+2, वो कितना हो जाएगा 42। ये हमारे पास कंसेक्टिव इंटीजर्स निकल आएंगे जो कि क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास सिंपल सा एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है अलजेब्रा की। स्टैंडर्ड इक्वेशन अलजेब्रा की
हमेशा मैं बता दूं, अगर आपके पास लीनियर टर्म होती है, ठीक है, लीनियर टर्म में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास इस तरह, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ए बी कुछ भी हो सकता है, कोई कोएफिशिएंट हो सकता है, सी कोई भी आपकी वैल्यू हो सकती है, मैं जेनेरिक बता रही हूँ। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये बन जाती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब उसने हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, उसने राइट इन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म x minus y is equal to x by 2 plus 3, x minus y is equal to x by 2 plus 3। सबसे पहले वेरिएबल एक साइड पे ले जाए, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, x माइनस वाई माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 3। अब देखो इसमें लाइक टर्म कौन सी है, x x लाइक टर्म है, ऐसे ही है, इन दोनों को साथ लिखकर सिंप्लीफाई कर लें, x माइनस एक्स बाई टू माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अगेन इन दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्यों लेंगे, यहाँ सिंपल एक्स है, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, जहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं होता वहां हम वन सपोज करते हैं। ठीक है, 1 2 का एलसीएम कितना होता है, 2 1 जा 2, एलसीएम कितना आएगा, 2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक, 1 कितने जा 2 होता है, 2 जा 2, नीचे भी मल्टीप्लाई किया ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, हमेशा जो नंबर आपने नीचे मल्टीप्लाई करना है वो नंबर आपने ऊपर भी लाजमी मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 2x माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, 2x माइनस से कर लें, कितना बन जाएगा आपके पास, x बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक, अब देखो हमेशा ये बात याद रहे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं होता, तो इसका मतलब है ये 2 आ रहा है, इसको आपने खत्म करना है। तो खत्म करने का तरीका ये है कि मैं इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो मैं थ्रो आउट 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, थ्रो आउट मतलब तमाम साइड्स। उससे क्या होगा कि मेरा ये कटिंग हो जाएगी, 2 खत्म हो जाएगा, और जो मेरे पास बकाया इक्वेशन बच जाएगी वो मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें तमाम वेरिएबल्स एक साइड पे होते हैं और कांस्टेंट एक साइड पे होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, हमारे पास तमाम इक्वेशन एक साइड पे और तमाम वेरिएबल एक साइड पे, और जो तमाम कांस्टेंट होते हैं वो एक साइड पे होते हैं। इंशाल्लाह कल मैं आपको अलजबरा ही कर रही हैं, तो अलजबरा के साथ ही अब मैं उसी एबिलिटी टॉपिक में से लगते हाथ ही, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है ये वाला लीनियर इक्वेशन का था। ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन क्वेश्चन, देखो इसमें एक्स की वेरिएबल भी क्या है, पावर 1 है, वाई की वेरिएबल भी पावर क्या है, 1 है। हाँ जी, कल इसी वक्त 3 से 5। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन का है। लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन में यही होता है कि आपने अभी सब आज हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की, लीनियर इक्वेशन मतलब वन वेरिएबल सॉल्व किया। तो इंशाल्लाह एज रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, एज रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर फॉरमोस्ट हमारे पास हमेशा दो वेरिएबल्स की इक्वेशन ज्यादातर आती होती है, कल हम टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एज रिलेटेड अलजेब्रा का करके फिर हम इंशाल्लाह नंबर सिस्टम पे जाएंगे और फिर हम अपना उसी सिस्टमेटिक चलते जाएंगे। ठीक है जी, होपफुली आपको थोड़ा सा अलजेब्रा की नो हाउ, उसकी थोड़ी सी एबीसी समझ आ गई होगी कि अलजेब्रा क्या है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो आप उसमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे।
इसलिए फॉर द वेरी फॉरमोस्ट मैं ये बताती हूँ कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स कौन सी है, ताकि बार बार आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। होपफुली आज की क्लास और आज की ओरिएंटेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। यू आर वेलकम मुंतहा। मुंतहा आपका नाम फर्क है ना, मुंतहा इल्हाम। मेरी ना थोड़ी सा मौकरी नेचर है, तो आपको किन चीजों का इल्हाम होता है मुंतहा? हाय, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स मुंतहा। थैंक यू मनीहा। अब आइंदा के बाद आपको मैथ का इल्हाम हुआ करेगा इंशाल्लाह। यूर वेलकम इमरान। इंशाल्लाह कल इसी टाइम 3 से 5 मुलाकात का शर्फ बख्शेंगे हम आपको।